रिस्पेक्टेड कोलीज अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाईवेट प्रोडक्ट के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो ये प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले सेलिंग प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी आपके पास प्रेजेंटेशन मौजूद है, उस तरीके से हमने करना है। तो प्रोडक्ट प्रोफाइल को हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन। तो ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। हाईवेट इस की प्रेजेंटेशन ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hyvate, it is mometasone furoate. Hyvate is a medium potency synthetic topical corticosteroid. तो टॉपिकल कॉर्टिकल स्टीरॉइड है और मीडियम पोटेंसी है, जो सिंथेटिक फॉर्म में अवेलेबल है। इसके तीन डिफरेंट इफेक्ट्स हैं: एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, एंटी प्यूरेटिक इफेक्ट और वेजोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट। ये तीन किस्म के बेसिकली इसके इफेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये जो इंडिकेशन इसकी बनती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगर आप इसको देखें कि इन्फ्लेमेशन और ये इरिटेशन और ये सारे सिम्टम्स किस तरह आते हैं, तो ये बेसिकली जिस वक्त जहां पर भी टिश्यू रप्चर होता है, किसी भी वजह से, आइदर केमिकल आइदर फिजिकल कोई इंजरी हुई है, या कोई किसी किसी मेडिसिन की वजह से है, या कोई भी रिएक्शन हुआ है, तो बेसिकली ये फास्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन से रिलीज होते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फास्फोलिपिड्स रिलीज। तो फास्फोलिपिड्स जब रिलीज होते हैं तो ये फास्फोलाइपेज एंजाइम्स जो कि हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, फास्फोलाइपेज एंजाइम A2 खासतौर पर, ये इन फास्फोलिपिड्स को एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो एराकिडोनिक एसिड इज द प्रिकर्सर ऑफ मेजर इंफ्लेमेटरी केमिकल, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन और ल्यूकोट्राइन्स है। तो ये इसमें जो दो पाथवे आ जाते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे, यहाँ से प्रोस्पीजीड पीजीडी प्रोस्टाग्लैंडिन प्रिकर्सर बनते हैं और अल्टीमेटली प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन ये बना देते हैं। दूसरा पाथवे है इसका लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे, जिसमें ये ल्यूकोट्राइन्स बनाती है। तो ये दोनों इन्फ्लेमेशन, एलर्जी और दिस सिम्टम्स कॉज करती है। तो ये तो है इन्फ्लेमेशन प्रोसेस। अब ये इन्फ्लेमेशन या ये सिम्टम्स को किस तरह रिड्यूस किया जा सकता है? बहुत सी मेडिसिन, जैसे ये कॉक्सिब है और ये NSAIDs है, कहाँ पर काम करती हैं, किस तरीके से, तो डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से ये काम होता है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो वो इनिशियल लेवल पर ही एराकिडोनिक एसिड बनाने से रोक देते हैं बाय इंड्यूसिंग एन, ये एक इनहिबिटरी प्रोटीन होती है जिसको लिपोप्रोटीन लिपोट्रोपिन भी कहते हैं। तो ये फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। जब फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम ही इनहिबिट हो जाता है, नहीं होगा, तो अल्टीमेटली एराकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा। एराकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा तो ये तमाम इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस रुक जाएगा। तो इसी तरीके से कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारे इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं, कम करते हैं। तो ये सारा ओवरऑल प्रोसेस है। अब हम इसको देखते हैं वर्डिंग में। Corticosteroids act by induction of phospholipase A2 inhibitory protein, जिसे collectively lipocortins कहते हैं। Lipocortins जिस वक्त ये काम करती हैं, तो ये इसको बेसिकली फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। तो ये प्रोटीन या दीज प्रोटीन्स कंट्रोल द बायोसिंथेसिस ऑफ पोटेंट mediators of inflammation such as prostaglandin and leukotrienes by inhibiting the release of their common precursor एरिकडोनिक एसिड, जो कि लास्ट स्लाइड पे आपने देखा था। तो अल्टीमेटली एरिकडोनिक एसिड इज रिलीज फ्रॉम द मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड्स बाय फास्फोलाइपेज A2। तो फास्फोलाइपेज A2 ही जब इनहिबिट हो जाएगा तो एरिकडोनिक एसिड नहीं बनेगा, एरिकडोनिक एसिड नहीं बनेगा, तो अल्टीमेटली ये फिर जाकर इन्फ्लेमेशनरी जो मीडिएटर्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, वो बनाते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, तो वो नहीं होंगे। तो दैट कॉजेज द रिलीफ ऑफ सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। अब हाइब्रिड के फार्माकोकाइनेटिक्स आप देखिएगा, इट इज वेरी सेफ, और इसके जो एब्जॉर्प्शन या आप इसके बायोअवेलेबिलिटी बहुत नेग्लिजिबल आप कह सकते हैं।
Studies in human indicate that approximately 0.7% of the applied dose, जो कि 0.1% ऑलरेडी होता है, उसका भी 0.7% मोबिटाजोन प्यूरेट जो है वो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में जाता है आफ्टर 8 आवर्स, तो थ्रू स्किन पेनिट्रेशन। तो विच मीन्स के इट इज वेरी सेफ। इसके सिस्टेमिक अगर कंसंट्रेशन नहीं अचीव होती तो सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, विच मीन्स इट इज वेरी वेरी सेफ। तो इसके साथ इन्फ्लेमेशन एंड अदर डिजीज प्रोसेसेस ऑफ द स्किन मे इंक्रीज द परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन बढ़ सकती है कुछ और डिजीज की वजह से, या इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन वगैरह अगर हो तो वहां पर इसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ सकती है, लेकिन वो भी इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉज करे। अप्रूव्ड इंडिकेशंस में आप देखिएगा बेसिकली ये इन्फ्लेमेटरी एंड प्रोराइटिक डर्मेटोसिस होते हैं। इसमें एक्जिमा, डर्मेटाइटिस एंड सोरियासिस आर द मेन इंडिकेशन। आगे जाकर नेक्स्ट स्लाइड में हम एक एक इंडिकेशन को अलग से डिस्कस करते हैं कि ये क्या है और इनकी क्या रीजंस क्या है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये ड्राई इचिंग स्किन्स तकरीबन हर तरफ ये नजर आते हैं, और थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है, तो इसको हम इंडिविजुअली आगे जाकर देखेंगे। तो बेसिकली इंडिकेशन में अगर हम कहेंगे मीडियम पोटेंसी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंडिकेटेड फॉर द रिलीफ ऑफ इन्फ्लेमेटरी एंड प्रोराइटिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिस्पॉन्सिव डर्मेटोसिस, जिसमें एक्सीमा, डर्मेटाइटिस और सोरियासिस, जो कि लास्ट स्लाइड में भी दिखाया गया। तो बच्चों में भी इसे 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में सेफली दिया जा सकता है, और ये 3 वीक तक तो इसकी सेफ्टी स्टेब्लिश है। और छोटे बच्चों, 2 साल से कम उम्र बच्चों में भी सेफ्टी स्टैब्लिश नहीं, तो इसे अवॉइड करना चाहिए। बाकी बड़े बच्चों को इजीली दिया जा सकता है। अब इसमें वन बाय वन इसके इंडिकेशंस देखते हैं। एक्जिमा है। एक्जिमा क्या है? ये एक्टोपिक डर्मेटाइटिस है बेसिकली। एक्टो एटोपिक डर्मेटाइटिस यानी एक्जिमा इज अ कंडीशन दैट कॉजेज ड्राई, इची एंड इन्फ्लेम्ड स्किन। तो इस तरह के पैचेस होते हैं जिसमें इची और ड्राई किस्म की ये इन्फ्लेमेशन भी साथ मौजूद है, दैट कैन बी सीन इजीली। तो ये आमतौर पर छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, बट कैन अकर एट एनी एज। एटोपिक डर्मेटाइटिस इज लॉन्ग लास्टिंग यानी क्रॉनिक डिजीज है, और लेकिन किसी वक्त भी ये फ्लेयर अप हो सकती है, टाइम टू टाइम ये फ्लेयर अप होती है। बेसिकली इट इज इरिटेटिंग वन, ज्यादा ये हमें एक इरिटेट करती रहती है, क्योंकि क्रॉनिक है, हर वक्त रहती है, सोना उठना बैठना ये डिफिकल्टी हमें फील होती है। लेकिन ये कंटेजियस नहीं है, ये एक दूसरे से नहीं लगती। ये जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज है ये एक इन्फ्लेमेशन प्रोसेस है। एक्जिमा के बाद हम डर्मेटाइटिस को देखते हैं। डर्मेटाइटिस इसमें इन्फ्लेमेशन रिलेटिवली आप देखते कम है, और स्वेलिंग भी और रेडनेस रिलेटिवली कम है। तो ये इरिटेशन ज्यादा इसमें होती है, मेन इसका कॉमन स्किन इरिटेशन। तो इसके बहुत सारी कॉजेज होती हैं, यूजुअली वही इची, ड्राई स्किन और रैश, ये इसकी मेजर इसके सिम्टम्स हैं। तो इसमें ब्लिस्टर, ओजिंग आउट और ये क्रस्ट और फ्लेक ऑफ हो सकता है इसमें, ये चीजें देखने में जाती। तो ये आप इसको एक्जिमा से डर्मेटाइटिस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वहां पर इन्फ्लेमेशन ज्यादा थी, अगर प्रीवियस स्लाइड को देखें तो एक्जिमा एंड डर्मेटाइटिस कैन बी डिफरेंशिएटेड। फिर सोरियासिस आता है, ये जरा आप पर्पल किस्म के थोड़े से रेड स्किन आ जाती है, और इसमें वही इची रैशेज और स्केली पैचेस, यहाँ पर ये खास तौर पर बड़े पैचेस ये नी, एल्बो, ट्रंक और दूसरे एरियाज में स्कैल्प, ट्रंक वगैरह पर देखे जा सकते हैं, ज्यादातर हम देखने में आते हैं। तो ये भी जो ये स्किन डिजीज जो सोरियासिस है, ये क्रॉनिक डिजीज है, बहुत देर तक रहती है, और ये यूजुअली जाती नहीं है आसानी से, तो इट कैन नॉट बी क्योर्ड इजीली। इट कैन बी पेनफुल, इंटरफेयर विद द स्लीप एंड मेक इट हार्ड टू कंसंट्रेट। क्योंकि ये क्रॉनिक है और ये हर वक्त इरिटेटिंग है, तो दूसरे कामों में जो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, तो इट इज रिलेटिवली इरिटेटिंग टाइप ऑफ डिजीज, और कॉस्मेटिक्स तो है ही। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसमें आ जाती है।
ओवरऑल इट इज सेफ ड्रग, लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी किसी भी ड्रग के साथ हो सकती है। तो इसके मोमेटाजोन या किसी भी इसके कंपोनेंट के साथ ये अगर हाइपर सेंसिटिविटी है तो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इसी तरह ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिक प्रोसेस एंड प्रेजेंस ऑफ वायरस डिजीज, वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, तो वहां पर ये टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ भी इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो वहां पर नहीं देनी चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बाद साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। साइड इफेक्ट्स माइल्ड टू मॉडरेट है, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन फिर भी आप ये देखिए एट्रोफी है, यहाँ पर नॉर्मल स्किन आप देख सकते हैं, ये एट्रोफी यानी यहाँ पर मसल थिन, ये स्किन थिनिंग होगी। तो ये चीजें इसमें आ सकती, स्किन ऑफ द थिन कैन बी दैट इज एट्रोफी। इसी तरह स्ट्राई, ये लाइनिंग लाइक स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं इसमें लाइनिंग लाइक स्ट्रेच मार्क्स है। इसी तरह टेलेंजेक्ट्रेशिया है, उसमें कैपिलरीज जो है ना वो स्वेलो कर देती है, उसमें इन्फ्लेमेशन या डायलेट कर देती है, जो कि विजिबल है, अब आप इस स्किन पर देख सकते हैं। इसी तरह फ्रंकुलोसिस है, ये हेयर फॉलिकल की इन्फ्लेमेशन है और इन्फेक्शन यूजुअली होती है, तो इन्फेक्शन के साथ ये पस भी साथ नजर आ रही है। ये इसके बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन कैन अकर विद विद लॉन्ग टर्म यूज ऑफ हाई वेट। इसी तरह रोजेशिया, रोजेशिया इसमें ये बेसिकली ब्लशिंग एंड फ्लशिंग होती है, और इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं जो नियर टू स्किन, ये डायलेट कर जाती हैं, जो कि विजिबल फिर होती है हमारे सरफेस से। तो दिस साइड इफेक्ट कैन बी सी, तो ये ओवरऑल साइड इफेक्ट्स है, माइनर साइड इफेक्ट्स है जो कि रिवर्सिबल भी होते हैं। तो विद द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ड्रग ये खत्म भी हो जाते हैं। तो लेकिन अगर ऐसे साइड इफेक्ट्स आए तो वहां पर फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स जरूर लेनी चाहिए। तो वही सारे इस यहाँ पर दोबारा ये रिपीट करता हूँ, माइल्ड साइड इफेक्ट्स जो है वो एट्रोफी है, लाइनिंग थिनिंग ऑफ द स्किन, स्ट्राई है, लाइनिंग लाइक स्ट्रेच मार्क्स है। इसी तरह टेलेंजेक्टेशिया है, ये डायलेटेशन ऑफ द ब्लड कैपिलरीज है। लास्ट स्लाइड में आपने देखा बर्निंग, प्रोराइटिस, टिंगलिंग एंड स्टिंगिंग, ये इसके बेसिक सिम्टम्स है। फ्रंकुलोसिस, डीप स्किन इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल। रोजेशिया, इसमें ब्लशिंग एंड फ्लशेज, और उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाते हैं, जो कि विजिबल होती है स्किन पर। तो ये इसके माइल्ड साइड इफेक्ट्स हैं ओवरऑल। प्रेगनेंसी में इस कैटेगरी सी है, मींस के ओनली इफ द पोटेंशियल बेनिफिट जस्टिफाइज द पोटेंशियल रिस्क ऑफ द टू द फिटेस्ट, तो वहां पर इसे यूज करने चाहिए, अदरवाइज अवॉइडेड। इफ सेफर चॉइसेस आर देयर तो उसमें जाना चाहिए। डोजेज इसकी बहुत सिंपल एंड कन्वीनियंट है, वंस डेली डोजेज है, और अप्लाई अ थिन फिल्म ऑफ हाईवेट क्रीम टू अफेक्टेड एरिया वंस डेली। हाईवेट क्रीम may be used in pediatric patients up to from 2 years of age or older। यहाँ पर दिए बच्चों में, छोटे बच्चों में ये इसकी सेफ्टी स्टैब्लिश नहीं है। फीचर बेनिफिट्स इसमें आप देख सकते हैं, हाई वेट एज इमीडिएट ऑनसेट ऑफ एक्शन, जिसकी वजह से इमीडिएट सिम्टम रिलीफ मिलती है। हाई वेट एज लॉन्ग टर्म सेफ्टी इन एक्जिमा पेशेंट्स, अप टू 12 वीक्स तक या ओवर 12 वीक्स तक इसकी सेफ्टी देखी गई, विच मीन्स के कैन बी यूज सेफली एंड इफेक्टिवली इन दीज कंडीशंस। टॉलरेशन इसके गुड टॉलरेशन, वेल टॉलरेटेड है, जिसकी वजह से लोकल एंड सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स आर मिनिमम, कैन बी यूज इन वैरायटी ऑफ पेशेंट्स, और सेफली यूज की जा सकती है। हाईवेट हैज डोजेज कन्वीनियंस, जस्ट वंस अ डे एप्लीकेशन, दैट्स वाई के कन्वीनियंस और कंप्लाइंस प्रोवाइड करती है पेशेंट के लिए, तो दैट एश्योर्स द कंप्लीट थेरेपी ऑफ द एंड एक्यूरेट थेरेपी। इसके से बच्चों में भी इसकी सेफ्टी स्टैब्लिश है। हाईवेट शोज द सेफ्टी इन चिल्ड्रन 2 years ऑनवर्ड, कैन बी यूज विदाउट एनी रिजर्वेशन। तो ये बहुत, ये ऑल फीचर बेनिफिट्स दैट मेक द इफेक्टिव यूज ऑफ हाईवेट। ये तीन मेजर फार्मूलेशन में ये अवेलेबल है। ये हाईवेट
क्रीम आप देख सकते हैं, हाईवेट क्रीम वेट और वीपिंग स्किन में यूज की जा सकती है। ये भी इसकी वैरायटी ऑफ फार्मूलेशन, वैरायटी ऑफ पेशेंट्स के लिए और वैरायटी ऑफ इंडिकेशंस के लिए ये इसका बेनिफिट है। इसी तरह हाईवेट ऑइंटमेंट है, ये सॉरी ऑइंटमेंट ये, तो ऑइंटमेंट जो है ड्राई स्किन लीजन्स के लिए ज्यादा बेहतर रहती है ताकि इफेक्टिवली पेनिट्रेट कर। इसी तरह हाईवेट लोशन है, लोशन जो है ना हेयरी एरियाज के लिए या रीजन्स के लिए ये ज्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि इसको ये ज्यादा वाटरी होता है, तो इजीली ये स्प्रेड कर जाता है इन द इफेक्टेड एरियाज और पेनिट्रेट कर जाता है। इसके साथ हाईवेट नेजल स्प्रे भी है, उसका यहाँ पर जिक्र नहीं मैंने किया, तो उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, वो भी अवेलेबल है। तो ये हमारी मेजर, ये जो स्किन डिजीजेस के लिए जो वो सारी ये फॉर्मुलेशन। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच, होप यू विल लर्न अ लॉट, और आप इसे अप्लाई करेंगे इन द फील्ड। डॉक्टर चैम्बर में इसको मैक्सिमम एप्लीकेशन करनी है और अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।